नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त ताल ठोक के का है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं। लॉकडाउन बढ़ने के संकेत दे दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बहुत बड़ी इस वक्त की खबर है। लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया। मतलब ये 14 अप्रैल के बाद देश में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं। राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हर जिंदगी बचाना सरकार की प्राथमिकता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। मतलब आप ये समझिए, जिंदगी बचाना, हर जिंदगी को बचाना सरकार की प्राथमिकता। संभवतः लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। मरकज या तबलीगी जमात से जुड़े सामने आते जा रहे हैं, उससे चिंता की बात आ रही है कि ये किस मानसिकता से काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। उनके परिवार के लोगों को उन्हें समझाना चाहिए कि वह अपना ही नुकसान नहीं कर रहे, पूरे देश का और पूरे समाज का नुकसान कर रहे हैं। पिछले 14 दिन की मूवमेंट कहाँ थी, ताकि क्योंकि उसमें काफ़ी लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं कि उसमें से जो लोग हैं कि भी उनके कांटेक्ट में जो आएंगे वो हाईली सस्पेक्टेबल है। तबलीगी जमात इस महामारी को साजिशन फैलाने का जिम्मेदार है और जो जमाती और उनसे जुड़े लोगों की मौतें हो रही हैं, उसका जिम्मेदार भी जमात के मुखिया मुल्ला मोहम्मद साद को मानते हुए मुल्ला पर भारतीय कानून के तहत मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जी हाँ, सीधा सा सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा? और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है, क्योंकि पूरा देश कोरोना से, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। और हमारे देश में पहले हमको इन जमातियों से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि कल भी हमने आपको बताया था किस तरह से बदतमीज ब्रिगेड जो है जमात की, ये जो जमात के जिहादी हैं वो फैल चुके हैं, कोरोना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये हदें पार कर चुके हैं सारी। ये आप देख रहे हैं, ये मुझे बोलते हुए थोड़ी शर्म आ रही है, ये पेशाब की बोतल है। अब इन लोगों ने क्या किया है, जो कंप्लेंट दर्ज हुई, आप हैरान हो जाएंगे। ये इस हद तक नीचे गिर चुके हैं बदतमीज ब्रिगेड। ये पेशाब की बोतलें इन लोगों ने फेंकी है द्वारका में। द्वारका में सिविल डिफेंस के लोगों पर बोतलों में भरकर पेशाब फेंका गया है। हमने आपको बताया था नरेला में इन लोगों ने कमरे के बाहर शौच किया था। ये देखिए पेशाब से भरी बोतलें। ये मौलाना साद इनको क्या सिखा के गए हैं? क्या इनकी तालीम, क्या मजहबी शिक्षा, क्या सिखा के गए हैं? इन लोगों ने अश्लीलता करी है, इन लोगों ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। ये लोग भाग रहे हैं, ये लोग थूक रहे हैं। इन्होंने नरेला में इन लोगों ने कमरों के बाद शौच किया था, गंदगी फैला रहे हैं। यहां पर कोरोना वॉरियर्स जो हैं, कोरोना योद्धा जिनको पूरा देश नमन कर रहा है, ये उनके साथ किस हद तक नीचे गिरकर बदतमीजी कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये गंदगी तो फैला रहे हैं, पेशाब से भरी बोतलें इनके ऊपर पेशाब फेंक रहे हैं। लोग शौच किया हमने आप नरेला में, हमने दिखाया इन लोगों ने थूक रहे हैं। आज इंदौर की भी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये आपने देखी द्वारका में, इंदौर में आज पुलिस वालों को वहां पर फिर दौड़ाया गया, उन पर हमला कर दिया गया। ये आपने तस्वीरें देखी द्वारका में। मुंबई में, महाराष्ट्र में बताया जा रहा है 58 लोग जमाती भाग गए हैं। 58 जमाती भाग गए हैं। 50 के फोन ऑफ आ रहे हैं, जो सिम कार्ड्स हैं वो ऑफ आ रहे हैं 50 के। 40 टीमें बनानी पड़ रही है। गौरव भाटिया इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल। गौरव भाटिया, देश, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और भारत को इन जमातियों से लड़ना पड़ रहा है। इन बदतमीज ब्रिगेड का परमानेंट इलाज क्यों नहीं करते हैं सर आप लोग? आपके काबू में क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? नहीं अमन जी, मैं समझता हूं कि बड़ा ही दुखद है जो आपका चैनल जी न्यूज भी दिखा रहा है, जो बात आप कह रहे हैं। एक तरफ पूरा देश एकजुट हो गया है नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे और सुनिश्चित करना चाहता है कि कोरोना परास्त हो और भारत जीते, और दूसरी तरफ ऐसे जाहिल गवार तबलीगी जमात के लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, ये लोग भगवान का दूसरा रूप है। ये आपको चाहते हैं कि जिए, आपकी जान की हिफाजत करने के लिए कर रहे हैं।
और मैं आज की न्यूज आपको बताता हूं क्योंकि आपने कार्रवाई करी। उत्तर प्रदेश में एक तबलीगी जमात का सदस्य भाग गया था अस्पताल से। 13 घंटे बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। उत्तर प्रदेश ने कार्रवाई भी करी, अरेस्ट भी हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने दफा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी संगीन जो दफा है वो लगाई और इन पे कार्रवाई करी। ये 2 तबलीगी जमात अच्छा, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं, मेरे ध्यान में लाया गया कि कुछ लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि 5 मिनट खड़े होकर मोदी को सम्मानित किया जाए। पहली नजर में तो ये मोदी को विवादों में घसीटने की कोई खुराफात लगती है। हो सकता है कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया, कुछ लोग ऐसा विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 मिनट खड़े होकर मोदी को सम्मानित किया जाए। इसको लेकर प्रधानमंत्री, जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है दरअसल, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह ये फेक न्यूज कुछ लोग फैला रहे हैं। ट्वीट में एक बार फिर से पढ़ देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मेरे ध्यान में लाया गया है कि कुछ लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि 5 मिनट खड़े होकर मोदी को सम्मानित किया जाए। पहली नजर में तो ये मोदी को विवादों में घसीटने की कोई खुराफात लगती है। आगे उन्होंने लिखा है, हो सकता है ये किसी की सदिच्छा हो, तो मेरा भी आग्रह है कि यदि सचमुच में आपके मन में इतना प्यार है, मैं अनकोट प्रधानमंत्री को पढ़ रहा हूं, उन्होंने आगे लिखा है कि हो सकता है ये किसी की इच्छा हो, सदिच्छा हो, तो मेरा भी आग्रह है कि अगर सचमुच में आपके मन में इतना प्यार है और मोदी को सम्मानित ही करना है, तो एक गरीब परिवार की जिंदगी, एक गरीब परिवार की जिम्मेदारी कम से कम तब तक उठाइए जब तक कोरोना वायरस का संकट है। मेरे लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 मिनट खड़े होकर मुझे सम्मानित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो एक गरीब परिवार की जिम्मेदारी कम से कम तब तक उठाइए जब तक कोरोना वायरस का जो संकट है वो खत्म नहीं हो जाता। ये प्रधानमंत्री की तरफ से अभी कुछ देर पहले, 4 मिनट पहले ये ट्वीट किया गया। उन्होंने पूरा बताया कि आप मुझे मत सम्मानित करिए भाई, आपको अगर कुछ करना है तो गरीब परिवार की जिम्मेदारी कम से कम आप उठा लीजिए जब तक कोरोना संकट चल रहा है। आप बोलिए गौरव भाटिया। बिल्कुल अमन जी, मैं समझता हूं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है मैं उसी पे सबसे पहले आ जाता हूं कि एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है देश में। जो लोग मोदी जी से नफरत करते हैं, अगर वो कोरोना वायरस से नफरत करें ना अमन जी, हम लोग कोरोना को परास्त करेंगे और बहुत जल्दी कर लेंगे। लेकिन यहाँ परेशानी यह है कि मोदी जी से नफरत करना है, उनको विवादों के घेरे में कैसे रखा जाए, और साथ में राजनीति भी हो रही है। देखिए, जब जनता कर्फ्यू की बात करी नरेंद्र मोदी जी ने तो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने उसका विरोध किया। जब उन्होंने कहा कि दिए जलाओ 9 बजे 9 मिनट के लिए, उसका विरोध किया गया। अगर ये जमाती बाकी देशों की मदद की जाती है, ये जमाती आपके काबू में क्यों नहीं आ रहे, ये बताइए ना। ये तो हर चीज में कामयाब हो रहे हैं। ये लोग थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, भाग रहे हैं, मतलब भाग भाग कर कोरोना फैला रहे हैं। महाराष्ट्र में 58 भाग गए। आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे जमाती? नहीं, देखिए, पहले तो मैं इसको बीजेपी कांग्रेस नहीं बनाना चाहता हूं क्योंकि ये देश की लड़ाई है। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हमें पता है किसकी सरकार है। लेकिन तभी मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया जहां पे सख्त कार्रवाई हुई, अरेस्ट भी हुई। उत्तराखंड का बताया, धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगा के 2 लोगों की अरेस्ट हुई। एक तबलीगी जमात का आदमी जो मेरठ में भाग गया था, 13 घंटे बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। और ये छोटा काम नहीं है अमन जी। मैं आपको बताऊं, तबलीगी जमात के ऐसे 1800 सदस्य जो कि वहां पे मौजूद थे, उनके टेलीफोन की सर्विलेंस करके उनको ट्रैक किया जा रहा है। हजारों की संख्या में जो इन्होंने संक्रमित किया है लोगों को, उनको चिकित्सा दी जा रही है। आज देश को एकजुट होना चाहिए, और कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस पे राजनीति हो रही है, और इस पे हम लोग देख रहे हैं किस तरह से तबलीगी जमात के खुद मौलाना साहब आज गायब है। मौलाना साहब को पुलिस पूछ रही है, कहां है आप, हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो गायब है। लेकिन एक बात सही है कि मौलाना साहब कानून से ऊपर नहीं है। जो कानून है वो सभी के लिए बराबर है। मौलाना साहब नहीं है, लेकिन मौलाना साहब की तबलीगी जमात से हैं। मुजीबुर रहमान एडवोकेट है। गौरव, तहसीन पूनावाला भी हैं, शहजाद पूनावाला, TR कक्कड़ भी हमारे साथ हैं, एक्स दिल्ली पुलिस कमिश्नर। इसके अलावा हमारे साथ एडवोकेट मुजीबुर रहमान है, तबलीगी जमात से हैं।
तस्लीम अहमद रहमानी, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। मुजीबुर रहमान साहब, क्या करके मानेंगे आप लोग? क्या करके मानेंगे? सामुदायिक संक्रमण फैला के ही मानेंगे आप लोग? अच्छा, मुझे बताया जा रहा है शेख अलीमुद्दीन असादी साहब हमारे साथ हैं। शेख अलीमुद्दीन असादी साहब, क्या इलाज क्या इन जमातियों का? क्या करके मानेंगे ये लोग? सामुदायिक संक्रमण फैला के मानेंगे क्या? क्या इलाज है इनका? शेख अलीमुद्दीन साहब, देखिए, मैं बताऊं, चौधरी साहब मैं सुन लीजिए, मैं बताता हूं, 30 सेकंड का मुझे समझ। अमन चोपड़ा बोल रहा हूं। मैं बताता हूं, अभी सेक्टर 8 और 9 के अंतर्गत अमन चोपड़ा जी, अमन चोपड़ा जी, मैं आपको बता रहा हूं, अभी 9 और 8 सेक्टर में कल कोरोना का एक केस पकड़ा गया है, जिसके अंदर 340 लोगों को कोरोना सेंटर भेजा गया है। वहां इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जमात के तकरीबन 2300 लोगों में से 2000 कुछ लोग कोरोना सेंटर में पहुंच चुके हैं, उनका इलाज चल रहा है। और जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं, मैं मानता हूं वो जमाती नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो मैं उसकी निंदा करता हूं और उसको बुरा मानता हूं, लेकिन किसी आपकी निंदा से सुधर नहीं रहे ना आपके जमाती? क्या मजहबी शिक्षा दी है जमातियों को? क्या तालीम दी है? देखिए ना आपके जमाती क्या कर रहे हैं। द्वारका में पता है, द्वारका में देखा आपने क्या किया? तस्वीरें चलाऊं आपके लिए? पेशाब की बोतलें फेंक रहे हैं। 1-2 लोग देखिए, 1-2 अरे सर मैं लिस्ट गिना दूं। निजामुद्दीन में क्या किया, तुगलकाबाद में क्या किया, नरेला में क्या किया, गिनाऊं? निजामुद्दीन में क्या किया, तुगलकाबाद में क्या किया, नरेला में क्या किया, मेरी बात सुनिए, द्वारका में क्या किया? अनिल चोपड़ा जी, देखिए, एक तो सर नाम आप नहीं बोल पा रहे। अमन चोपड़ा, जिनको शिक्षित करने के लिए अमन चोपड़ा जी, मैं आपको बता रहा हूं, जमात में नए लोग आते, सीखने के लिए आते दीन को। उनको जमात जो है दीन सिखाती है, मजहब सिखाती है। इस्लाम कैसा मजहब है? ये दीन की शिक्षा दी आप लोगों ने, ये दीन की शिक्षा दी है। हमारा मजहब ये दीन की शिक्षा दी है। नहीं, हमारा मजहब ये सिखाता है। मास्टरमाइंड मौलाना साहब तो खुद फरार चल रहे हैं। अमन जी गलत, अमन चोपड़ा जी नहीं, खुद कहाँ है? महामारी के मौलाना तो खुद अंडरग्राउंड हैं। लुकआउट नोटिस जारी हो गया आज, आपको पता है? लुकआउट नोटिस जारी हुआ उनके खिलाफ। कोरोना सेंटर में कोरोना के मौलाना, सॉरी, कोरोना के मौलाना चोरी हुआ। आप दिखाइए कौन सा कोरोना के मौलाना फरार है, अंडरग्राउंड है। कहाँ है? अच्छा आप बता दीजिए कहाँ है, मुझे नहीं पता। कहाँ है? कोई फरार नहीं है। कहाँ है वो, आपको पता है? अरे वाह, बढ़िया, ब्रेकिंग। कहाँ पर है? कहाँ पर है? पुलिस ने उनको नोटिस भेजा है। कहाँ पर है आपके कोरोना के मौलाना? बताइए। अमन चोपड़ा जी, नहीं सुनिए ना, आप सुनिए ना। हाँ बताइए, कहाँ है? आ जाएंगे, जब पुलिस बुलाएगी वो आ जाएंगे। कहाँ है? छुपे क्यों हैं? अंडरग्राउंड क्यों है? क्राइम ब्रांच ने कोई नहीं छुपा हुआ। आपको पता है कहाँ है? कोरोना सेंटर में वो अपना आपको वो 14 दिन में रखे हुए, सबको मालूम है। कहाँ पर? भी मालूम है कहाँ है। कहाँ पर? सब लोगों को मालूम है। कहाँ पर? कोई नहीं भागा है। आप बताइए कहाँ पर है? कहाँ पर है? अरे देखिए, कहाँ पर है? सुनिए, आपको भी नहीं पता? आपको बेवकूफ बनाकर खुद क्वारंटाइन हो गए कोरोना फैलाकर। प्रक्रिया पूरी होगी। नहीं, कोई गायब नहीं हुआ। एक प्रक्रिया है कानून की, जिस दिन वो पूरी हो जाएगी। अभी केवल सिर्फ सवालात भेजे हैं, उन सवालों का जवाब दिया जा रहा है। का कानूनी क्या जवाब देंगे आप लोगों ने? देश में महामारी का इतना बड़ा संकट ला दिया, 25,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा आपके चक्कर में। 1500 से ज्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर दिया आपके महामारी के मौलाना ने। शहजाद पूनावाला नहीं, पूरी शहजाद आ रहा हूं सर आपके पास। शहजाद, अमन चोपड़ा जी, तबलीग जमात की तकलीफ की और ये जो जमात के जहालत की फहरिस्त इतनी लंबी है कि आपका शो जो है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि तबलीग की तकलीफ ऐसे फैली है कि 35% पूरे देश में और तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में 90% केस महामारी के मरकज से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 52%, तेलंगाना में 47%, हरियाणा में 57%। तो मतलब सोचिए कि किस तरीके से कोरोना के स्लीपर सेल मौलाना साद ने फैलाए हैं और ये ऐसे ऐसे जगह से निकल रहे हैं। लखनऊ कंटोनमेंट में
एक इनकी टुकड़ी निकली 12 लोगों की पॉजिटिव आर्मी एरिया में करने क्या गए थे। और मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए, तबलीग जमात की जहालत का तो आपने उदाहरण दिखा दिया, पेशाब की बोतल से लेकर खुले में शौच, पर जो सेकुलर जमात इनका बचाव करती है, आपको पता है आरफा खानम शेरवानी, इसने आकर कहा है कि गाजियाबाद की महिला डॉक्टर झूठ बोल रही है। तबलीग जमात के लोग तो इतने सीधे साधे, कभी अश्लील हरकतें नहीं कर सकते, उन पर रासुका का कानून लगा है अमन चोपड़ा। ये तबलीग जमात से तो निपट लेंगे, पर ये सेकुलर जमात का क्या होगा, जिसका एक प्रतिनिधि शायद हमारे भ्राताश्री भी बैठे हैं, जो इन लोगों का इस तरीके से उस तरीके से बचाव करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो तबलीग जमात पर अभी तक इन सेकुलर जमात के लोगों ने पाबंदी की मांग क्यों नहीं की? राहुल गांधी के मुंह से क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो वोट बैंक के वायरस से ग्रसित है। नहीं, पाबंदी का इनका कौन बचाव करेगा? तहसीन पूनावाला, मुझे नहीं लगता इन जमात की बदतमीज ब्रिगेड का कोई बचाव करेगा, इन जमात के जिहादियों का कोई बचाव करेगा, कोरोना जिहादियों का। तहसीन पूनावाला नहीं। अमन भाई, उम्मीद करता हूं कि आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला तो 1 मिनट में अपनी बात बिना इंटरप्शन के रखने का मुझे मौका मिलेगा। मैं इनका बचाव नहीं करूंगा, लेकिन इनके बचाव यूपी पुलिस कर रही, जो कह रही कि आधे से जो ज्यादा रिपोर्टें हैं, चाहे वो फिरोजाबाद की, अन्य रिपोर्टें सहारनपुर की, ये फेक न्यूज है। नोएडा की भी आज डीसीपी नोएडा ने क्लैरिफाई किया। उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं एक ही सेकंड में अब इसको एक्सपोज करता हूं। यहाँ पे अनुज बैठे, उनसे इस चीज का जवाब ये फेक केस है द्वारका वाला? ये जो मौलाना साद है, 28 और 29 मार्च को अजीत डोवल साहब, जो हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इनसे मिलते, तस्वीरें फ्रंट। आपने कहा फेक है, नहीं, अगर मैंने कुछ फेक दिखाया तो मुझे समय चला जाएगा। क्या अजीत डोवल साहब मौलाना साद से मिलते, उनसे हाथ मिलाते। आप बोलिए, मैं आपको 60 सेकंड नहीं 120 सेकंड दूंगा। तहसीन, मैं आपको 120 सेकंड दूंगा। आपने कहा कुछ फेक केसेस हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त मैं जी न्यूज पर दिखा रहा हूं, जो नरेला का केस है, कमरे के बाहर शौच 2 जमातियों ने किया, आप जानते हैं, जो थूका, जो महिला नर्सेस के साथ अश्लीलता करी, जो द्वारका में इन्होंने पेशाब की बोतलें फेंकी है सिविल डिफेंस के लोगों पर, इनमें से कोई भी केस फेक है क्या? जी जी, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है अमन जी कि आप जो तस्वीरें दिखा रहे, इसका मैं इस वक्त जज नहीं हूं, लेकिन आपने, यानी आपकी मीडिया ने फिरोजाबाद की जो तस्वीरें दिखाई, ट्वीट की, आपको डिलीट करना पड़ा। सर, फिरोजाबाद की पुलिस ने वार्निंग दी, मैं एफआईआर के बेसिस पर, जांच आएगी, मैं कंप्लेंट के बेसिस पर, लेकिन मैं महिला नर्सेस के जो बयान है उनके बेसिस पर। तहसीन भाई, ऐसे आप बताइए, अगर ये इंदौर की तस्वीरें गलत थी क्या? आज जो इंदौर के चंदरनगर से तस्वीर आई है वो गलत है क्या? नरेला गलत है, गाजियाबाद गलत है, तुगलकाबाद गलत है, सब गलत है, ये सही है। आप भी उसी बचाव में हैं क्या इन लोगों को? सर, मैं शहजाद सही कह रहे थे, आप बचा रहे हैं इनको। ठीक है सर, मैं अपनी बात, सर 30 सेकंड, सर मैं 30 सेकंड में अपनी बात, 60 सेकंड सर मैं 30 सेकंड में अपनी बात करता हूं, उसके बाद आप रोकिए ना मुझे। 60 सेकंड 30 सेकंड में फिर आप टोकिए ना मुझे। बचाइए, मैं उल्टा कह रहा हूं, मैं सर सुनिए सर, देखिए ऐसे नहीं होगा डिबेट। अगर शहजाद बीच में बोलेंगे मैं चला जाऊंगा। जी ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर बीजेपी के साथ मिलकर फील्डिंग हो रही है ताकि मुसलमानों का नाम खराब हो। इसका मैं सबूत 30 सेकंड में दे रहा हूं। 28 और 29 मार्च को मौलाना साद अजीत डोवल को मिलते। अजीत डोवल कोई साधारण व्यक्ति नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, देश के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक है। उनको मिलने के बाद जब देश में इमरजेंसी और लॉकडाउन के माहौल है, ट्रेन नहीं चल रही, बस नहीं चल रही, गाड़ी नहीं चल रही, ये मौलाना डिसअपियर कैसे हो गए? आप बताइए। ये जो इनका जो जमात चल रहा था, शहजाद का सवाल है कांग्रेस और राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस ने इनको महाराष्ट्र में परमिशन नहीं दी, लेकिन अमित शाह की पुलिस ने इनको परमिशन दी। यानी कि मेरा साफ साफ आरोप है कि बीजेपी इनकी मदद कर रही है ताकि मुसलमानों का नाम खराब हो। यह आरोप मैं जी न्यूज पे लगा रहा हूं। अगर ये बात सच नहीं है तो अजीत डोवल निकम्मे है या ये मौलाना के पास कोई जादू है कि वो डिसअपियर हो गए। दोनों ही फैक्टर हो सकते हैं, तीसरा कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। जमात की बदतमीज ब्रिगेड को आपने जो मुसलमान कहा, जो मुसलमानों को बदतमीज कहा, गलत। ये मुसलमान नहीं है, ये इंसानियत के दुश्मन है। हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, ये लोग मुसलमानों के दुश्मन है। इनको मुसलमान मत कहिए। कोई भी मुसलमान सच्चा मुसलमान ऐसी हरकत नहीं करेगा जो इन्होंने की। इसका जवाब सुनिए, गलत। इसका जवाब सुनिए। गलत। अमन चोपड़ा, आप मुसलमानों को बदतमीज कह रहे हैं। तहसीन, ये जमात के बदतमीज ब्रिगेड है, ये मुसलमान नहीं हो सकते।
मैंने मुसलमान की तस्वीरें दिखाऊं आपको, साथ कहां गए? चलाइए एक मिनट, दोवल को मिलने के बाद कैसे गए? पीसीआर से मैं बोल रहा हूं, वो तस्वीरें चलाइए अगर आपके पास हैं, जो कल पुलिस वालों पर फूल बरसाए मुसलमानों ने, जो पुलिस वालों पर कल फूल बरसाए वो है मुसलमान, जो पुलिस वालों पर थूके, जो महिला नर्सेस को छेड़े, जो शौच करें, कमरों के बाहर गंदगी फैलाएं, जो पुलिस वालों पर पेशाब भरी बोत, वो मुसलमान नहीं है। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। ये है मुसलमान जो कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं। मुसलमान देशों ने बैन किया हुआ है। मत करिए मुसलमानों का अपमान, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है तहसीन। ये मौलाना साद कहां गए? सर मौलाना साद कहां गए? तबलीग जमात कोई मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगी? सर मौलाना साद कहा गए? अजीत दोवल के मिलने के बाद कैसे मत डालो तहसील नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे देश खोल के सुन लो, ये धर्म के नाम पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की कोशिश मत करो। इसका जवाब दो। तहसील पूनावाला, आप अपनी विकृत सेकुलरिज्म को अपने पास रखिए, मजहब का बुर्का मत पहनाइए इनके धर्म को। प्लीज मत कीजिए, ये देश के मुसलमानों को बदनाम मत कीजिए। आप शर्म आती है मुझे। अगर आपकी बकवास बंद हो गई, बताओ ये कहां गए मौलाना साद अजीत दोवल को मिलने के बाद? पहले शब्द वापस लीजिए तहसीन, चिल्लाना बंद हो गया, सवाल का जवाब दो, डिफ्लेक्ट मत करो। इनको आपने मुसलमान अजीत दोवल को मिलने के बाद कहां गए, इसका जवाब दो। भाई हैं, आपने इनको बदतमीजों को मुसलमान का, आपने मुसलमान को बदतमीज का, गलत शब्द वापस लीजिए तहसीन, आपने गलत कहा। कोई भी बदतमीज ब्रिगेड को आप मुसलमान नहीं कहेंगे। सुनिए, आपकी गलती है। सुनिए, आपकी गलती है। बात आप ध्यान, अच्छा एक सेकेंड सुनिए, सुनिए अमन भाई, आपको मेरे पे जो आरोप लगाना है आप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सवाल का जवाब दो। अजीत दोवल को जो व्यक्ति मिलता है कोरोना वॉरियर्स पर थूकने वाला, या कोरोना वॉरियर्स पर पेशाब की बोतल फेंकने वाला, आप इसका जवाब दो। मैं हर चीज मारने वाला मुसलमान नहीं हुआ। ट्रेन में नहीं भागा, बस में नहीं भाग सकते, गाड़ी में नहीं भाग सकते, वो आदमी पुलिस स्टेशन के पास से कैसे भागा? मुसलमान भाई वो है जिन्होंने फूल बरसाए। अरे साहब वो शैतान है, कैसे भागा बताओ? मुसलमान नहीं है। अरे मुसलमान नहीं है। वेरी गुड, बताओ। वेरी गुड, शैतान है वो। अच्छा मुसलमान नहीं है। आप मुझे बताओ कैसे भागे? पे सवाल उठाना, मुसलमानों पे सवाल उठाना कैसे हुआ? चलो आपके मुंह से निकला ना मुसलमान नहीं है, मैं खुश हो गया, मेरा एजेंडा खत्म। अब आप मुझे बताओ कैसे भागे? मुसलमानों की टारगेटिंग कैसे हुई? आप मुझे बताओ अजीत दोवल को मिलने के बाद कैसे भागे? आपको जो मेरे पे बोलना है बोलो, सवाल का जवाब दो, मैं सवाल से हटूंगा नहीं। अजीत दोवल को जो व्यक्ति मिलता है, इमरजेंसी है, ट्रेन बस गाड़ी नहीं चल रही, कैसे भागा? इसका जवाब दो। दिल्ली पुलिस के सामने उन्होंने झूठ क्यों बोला? और एसडीएम और अरविंद केजरीवाल की सरकार उन्हें सरकारी दामाद बनाकर क्यों बैठाई थी? उन्होंने इतने दिनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वो सवाल नहीं पूछा। अरे दिल्ली पुलिस गलत, एसडीएम गलत, जो व्यक्ति अजीत दोवल को रखता है वो भाग जाता है। अजीत दोवल इनकॉम्पिटेंट है। मुझे ये नहीं समझ में आता। टीआर कक्कड़ साहब एक्स दिल्ली पुलिस कमिश्नर हमारे साथ हैं। अरे मेरे भाई, मेरी साजिश को बचाना, अजीत दोवल क्या कर रहे थे? इनकॉम्पिटेंट कैसे? उसका जवाब दो। इसमें भी मजहबी कार्ड की मुस्लिम है, इसलिए उनको बख्श दीजिए, फिर चाहे वो कोई भी हरकत करे। अरे हिंदू मुस्लिम छोड़ो, अजीत दोवल का जवाब दो। छोड़ दें, पहले तो बड़ा कर रहे थे, आप छोड़ दें। टीआर कक्कड़ साहब, आपने टीआर कक्कड़, ये क्या ये प्रश्न मेरे से है क्या? जी सर, जी सर। ओके, पहले ये जो इतनी एक किस्म के बचाव कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं और मौलाना कहाँ हैं, इनको कि ये थोड़ी देर चुप रह जाए। ये जितनी भी ये एक साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इंक्वायरी पूरी होगी तो निकलेगा कि साजिश क्या थी, पर ये साजिश है। अभी प्रश्न ये उठता है कि ये जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं, तबलीग के जो जमात के लोग, जगह जगह पर जहां पे इनकी सेवा की जा रही है, इनका इलाज किया जा रहा है, इनके साथ करना क्या चाहिए हम लोग? इलाज क्या इनका? एक तो ये है कि मैं तो केवल सुझाव दे सकता हूं स्टेज पर कि जो भी किसी किस्म की ऐसी हरकत करता है, जितने भी हों वो, सबसे पहले जिन को कोरोना है उन्हें हॉस्पिटल ले दिया जाए, उनका इलाज किया जाए। उस इलाज के दौरान अगर वो कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे वो कोरोना फैल सकता है दूसरों पर, 307 का मुकदमा दर्ज कीजिए,
मैं एक और छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूं, अगर सुझाव सरकार को मालूम हो जाए जी जी कि क्योंकि ये लोग अब वो उस ट्रीटमेंट के हकदार नहीं रहे जो कि इस तरह की चीजें कर रहे हैं। हर जेल में एक वार्ड जो है किसी तरह, चाहे आप जो कैदी हैं उनको पैरोल पे भेजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वार्ड जो कि अलग हो उसमें करिए। जिस इस तरह के लोग को ये बिस्तर देने की बजाय हॉस्पिटल का वहां पे ले जाइए, उनको वहां रखिए, वहां उनकी ट्रीटमेंट कीजिए और सलाखों के पीछे रखिए इनको। दूसरा, अगर कोई अटेम्प्ट करता है, जिस इनके अटेम्प्ट की वजह से किसी का मर्डर, किसी की डेथ हो गई है, तो इन पर मर्डर का चार्ज होना चाहिए। और अगर भागने की कोशिश करते हैं तो मतलब इतनी इमरजेंसी में हम कर रहे हैं, हमने लोगों की जान बचा रहे हैं सरकार, यू कैन इवन शूट देम। मतलब जब तक आप ये एक्सट्रीम चीज, अब एक जिसके ऊपर मर्डर का चार्ज हो और वो भाग रहा हो, सरकार इजाजत, आपको कानून इजाजत देता है उसे गोली मारिए। मतलब ये कोई छोटी चीज नहीं है कि पेशाब की बोतलें फेंकना सिविल डिफेंस वालों के ऊपर, तस्लीम अहमद रहमानी कुछ करना, ये कोई छोटी चीज है। तस्लीम अहमद रहमानी, यही इलाज है ना इनका। ये पता नहीं क्यों उनका बचाव कर रहे हैं। ये जमात के जिहादियों का यही इलाज है ना, जो टीआर कक्कड़ साहब। मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि ये जो नवरत्न थे हमारे, और जो अवार्ड वापसी ब्रिगेड और ये दूसरे तीसरे, कहाँ हैं वो? क्यों नहीं इस मुद्दे के ऊपर कुछ लिखते? क्यों नहीं इस मुद्दे के ऊपर कुछ कहते सामने आके? ठीक है टीआर कक्कड़ साहब, ठीक। तस्लीम अहमद रहमानी, इन जमात के जिहादियों का यही इलाज है ना, जो टीआर कक्कड़ साहब ने बताया। हत्या का मामला दर्ज हो, भागने की कोशिश करे, गोली मार दो। टीआर कक्कड़ साहब, एक्स दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आप जानते होंगे। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि ये है कौन साहब जिसने ये गैर इंसानी हरकत राज ठाकरे साहब ने इससे पहले एक इलाज सजेस्ट किया है जिसको किसी ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड तो नहीं किया, मगर कर लेना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा गोली मार देनी चाहिए, कोई एफआईआर तक नहीं हुई है उनके खिलाफ, किसी ने जिक्र भी नहीं किया। तो अगर ये साहब दिखाई दे जाए ये कौन साहब है, तो इनको राज ठाकरे वाला इलाज इनका करना चाहिए, इसमें क्या मसला है? और उसके बाद फिर हमको बहस करनी चाहिए एक्चुअली कि हमको कोरोना से लड़ना कैसे है। क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि सिर्फ तबलीगी जमात कोरोना के लिए जिम्मेदार है पूरे देश में, कोई और जिम्मेदार नहीं है, अगर ये हमने बारी लिया है तो फिर इसका मतलब ये कि हम कोरोना से लड़ने में सीरियस नहीं है। आपको पता हम कुछ और करना चाहते हैं देश में, कोरोना से लड़ना शायद हमारा मकसद नहीं। जमातियों के कितने केस हैं रहमानी साहब? नहीं, वो एक मुझे वो 50,000 भी हो, 50,000 हो, आप 1 लाख उठा के जेल में डालिए, 25,000 तो 25,000 केसेस अगर जमातियों की वजह से, तो अगर जमातियों से निपटना भी तो जरूरी है ना सर। इनसे सिंपैथी क्यों? ये लोग तो आपकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, ये मेरी और आपकी जान का इशू नहीं है, सारे देश की जान का इशू है। इसलिए आप इसको ऐसे डाइवर्ट मत कीजिए। और नहीं, मैंने कहा सारी देश की जान का है, ये मेरी और आपके अकेले की जान का। जमातियों ने देश को खतरे में डाला, तो पूरी देश की जान का अगर इशू है तो हमको, तो जमातियों ने देश को खतरे में डाला। फिर मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप और आप जैसे सारे चैनल ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ जमात भारत के कोरोना का जिम्मेदार है और कोई नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप कोरोना से लड़ाई पर किसने कहा सिर्फ? किसने कहा? आप कह रहे हैं जमातियों ने फैलाया कोरोना आपसे। और अगर सिर्फ ये नहीं है, जमातियों ने फैलाया कोरोना, अगर सिर्फ ये नहीं है, संकट काल है कोरोना की वजह से, तो जमातियों की वजह से नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। आज अगर मामले 2 गुने 4 दिन में हो रहे हैं, जो पहले 7.5 दिनों में हो रहे थे, वो उस वजह से हैं। आप जान रहे हैं, पहले केसेस डबल हो रहे थे 7.5 दिनों में, आज 4 दिनों में हो रहे हैं। मुझे भी कुछ कह रहे दीजिए। अच्छा, बोलिए। मुझे भी कुछ कह रहे दीजिए। मैंने कहा कि अगर सिर्फ ये नहीं है। हाँ बोलिए रहमानी साहब, 30 सेकंड। गौरव 1 मिनट। अरे साहब, ये अगर सिर्फ ये नहीं है, हाँ, अगर सिर्फ ये नहीं है तो जो बाकी लोग भी जिम्मेदार हैं, उनको भी वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो राज ठाकरे ने बताया है। होना चाहिए। कौन लोग जिम्मेदार बताइए? कोई ऐसा समूह जिम्मेदार है क्या? कोई ऐसा समूह जिम्मेदार है क्या? मुझे बताइए। कोई ऐसा समूह अगर जिम्मेदार है जो थूक रहा है, जो ऐसी हरकतें कर रहा है, बताइए मेरे को। मैं उनके खिलाफ ताल ठोकूंगा, बताइए।
बताइए कौन सा ऐसा समूह जिम्मेदार है? मैं भी उसकी सूरत देखना चाहता हूँ कि वो है ही नहीं, है ही नहीं, कौन है ही नहीं, वो है कौन है बताइए ना, वो है कौन जिसने फेंका? कोई एक समूह बता दीजिए ना, राज ठाकरे की जबान में। आप लोग जमातियों को बचाने के लिए आ जाते हैं, मैं कह रहा हूं को बचाने के लिए अमन जी, आप लोगों को बहुत शर्मिंदा, आप लोगों को आजकल बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है, बार बार आपको बदलना पड़ता है। सर कोरोना शर्मिंदा होगा, हमारी शर्मिंदगी का चक्कर छोड़ दीजिए, हम लोग डटकर लड़ेंगे, कोरोना को शर्मिंदा करेंगे उजागर करके सत्य सामने। गौरव पकड़ सब आ रहा हूँ, गौरव देखिए अमन जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और क्या ये लोग ये कहना चाह रहे हैं, अभी तहसीन जी ने कहा कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, तो क्या तबलीगी जमात जो 20 करोड़ मुसलमान है हमारे देश में उसका प्रतिनिधित्व करते हैं? इनके लिए तबलीगी जमात पूजा पाठ लायक होंगे, लेकिन हमारे लिए डॉक्टर जाकिया जो इंदौर में मरीजों का इलाज करने गई थी और पत्थर मारे गए थे, वो पूजनीय है। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? जब कनिका कपूर पॉजिटिव पाई गई तो क्या हिंदू बाहर निकल के कहने लगा कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? नवरात्रि ये तो आप ही कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम तो आप ही कर रहे हैं भाई साहब। अरे भाई आप कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, नहीं आप मेरे बीच में बोले, आप मेरे बीच में बोले, सुनिए आप सुनिए, आप मेरे बीच में बोले, ये आपको अकेले राइट नहीं है कि आप किसी के भी बीच में बोल पाएंगे। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए और सुनिए, आप जैसे लोग, जहरीले लोग इस देश को तोड़ रहे हैं, आप जैसे देशद्रोही इस देश को तोड़ रहे हैं, आपके हाथों में सरकार क्या आ गई, आप देश को तोड़ रहे हैं। अरे आप जाइए, आपकी पुलिस जिम्मेदार है, आपकी पुलिस जिम्मेदार है, आपकी पुलिस जिम्मेदार है, आपके पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने आज एड्रेस बताया आपके पुलिस ने। चुप रहिए और सुनिए, चुप रहिए और आज पुलिस ने बोला, गौरव एक मिनट, मैं आपका टाइमर चला रहा हूँ, गौरव मैं आपका टाइमर चला रहा हूँ, गौरव मैं आपका सबका ऑडियो बंद है, सबका ऑडियो बंद है। तस्लीम अहमद रहमानी पहले तो रिक्वेस्ट है, तस्लीम अहमद रहमानी सब अपनी अपनी टर्न पर बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए, तस्लीम अहमद रहमानी एक मिनट रुकिए, तस्लीम अहमद रहमानी एक मिनट, गौरव मैं आपका टाइमर चला रहा हूँ, 1 मिनट के लिए शांत हो जाए, 1 मिनट के लिए शांत हो जाए। तस्लीम अहमद रहमानी आपने बोला जमातियों की वजह से, ये हम क्यों कह रहे हैं सर? एक सवाल का अगर आप जवाब दे दें, अगर कावड़ यात्रा या उस वजह से, अगर उन लोगों की वजह से कोरोना फैलता तो आप क्या नहीं बोलते कावड़ियों की वजह से फैला? क्यों कह रहे? अगर कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों की वजह से कोरोना फैलता तो आप नहीं बोलते कावड़ियों की वजह से फैला? आप बोलते ना, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, आप कहते ना, नहीं बोलेंगे, आप कहते अरे सर आप लोगों ने आसमान सर पे उठा लेना था। मैं नहीं कहता, जमातियों ने कोरोना फैलाया, तबलीगी जमात के मरकज की वजह से फैला। अब आप गौरव भाटिया सेकंड और सबका ऑडियो बंद। मैं गौरव भाटिया से पूछ रहा हूँ, पुलिस बता रही है, मौलाना साहब पुलिस बता रही है, मुझसे कोई सवाल करे, जाहिलों से डिबेट नहीं करता, अमन जी मेरे को आधा मिनट दीजिए, चुप करिए। आपको कोई हमारे साथ डिप्टी से हरियाणा दुष्यंत चौटाला जी जुड़ चुके हैं, 1 मिनट बिल्कुल मैं आप सबके पास आ रहा हूँ। दुष्यंत चौटाला हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, 1 मिनट के लिए हमारे साथ दुष्यंत चौटाला लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत चौटाला जी, समय निकालने के लिए, जी न्यूज पर आने के लिए ताल ठोके में। पहला सवाल हम लोग जमात तबलीगी मरकज की वजह से जो केसेस सर बढ़े हैं, जो शूट अप हुए हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हरियाणा में क्या स्थिति, क्योंकि हरियाणा की तरफ से भी ये कहा गया है, सरकार की तरफ से जितने भी जमाती हैं बाहर आए नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। हमारे प्रदेश में लगभग 80 से ऊपर केसेस आए हैं जो मरकज से रिलेटेड हैं, और उन सब को और उनके साथ साथ जिन जिन के साथ उनका कांटेक्ट हुआ है सबको सरकार द्वारा प्रॉपर क्वारंटाइन में और मॉनिटरिंग के अंदर रखा गया है। जितने पॉजिटिव केसेस हैं उनको प्रॉपरली जो हमारे नल्लड़ का मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर रखकर डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम उनको मॉनिटर कर रही है कि किसी की जान माल का नुकसान ना हो, और बाकायदा एक एक जगह जहां उनकी मूवमेंट रही है जब से वो निकले हैं दिल्ली से बाहर, उनको भी सरकार मॉनिटर करी है। 1500 से ऊपर लोगों को हमने इस तरीके से मॉनिटर किया है, और मैं ये मानता हूं
कि लगभग तमाम लोग जिनके साथ उनका कांटेक्ट बनाया था उनको क्वारंटाइन करने में हम कामयाब रहे हैं। कोई जमाती फरार या कुछ जमाती इस तरह के जिनको आप अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं, या सबको आपने क्वारंटाइन कर दिया है, सारे पकड़े गए हैं हरियाणा से जितने लोग गए थे मरकज में? कुछ केसेस थे जो प्रदेश में वापस लौट कर नहीं आए, जो प्रदेश में उनकी लोकेशन आ रही थी, उन तमाम सरकारों को हमने नोटिफाई कर दिया था और उनको वहां पर क्वारंटाइन में रखा गया है। आपको लगता है इनकी वजह से लड़ाई कमजोर हुई है? देखिए, लॉकडाउन तो लॉकडाउन है और जिस तरीके से केवल मात्र आप एक को टारगेट नहीं कर सकते, पूरे देश के अंदर 5000 केसेस पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री निरंतर आग्रह कर रहे हैं। ये लड़ाई कोई 21 दिन की नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि एक ऐसी महामारी है जिसके अंदर हमें ये नहीं पता कि वायरस किस तरीके से स्प्रेड हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने लॉकडाउन फॉलो नहीं किया था और आपने स्वयं देखा होगा जो आंकड़े आ रहे हैं कि अमेरिका के अंदर 4 लाख से ऊपर लोग इफेक्टेड हैं, सेकंड हाईएस्ट डेथ रेट हो चुका। अकेले न्यूयॉर्क में कल 725 के आसपास डेथ हुई है। तो आप उसकी गंभीरता को समझिए और मैं तो आपके माध्यम से भी तमाम देशवासियों से यही आग्रह करूंगा कि घर रहिए, सुरक्षित रहिए। हरियाणा में क्या तैयारी सर? हरियाणा में कितनी तैयारी, कैसी तैयारी कोरोना से लड़ने के लिए? और क्या 14 अप्रैल के बाद आप लोग भी, कि जिस तरह यूपी में हो रहा है कि कुछ हॉटस्पॉट जो हैं 15 जिलों के 100 से ज्यादा हॉटस्पॉट्स को सील किया जा रहा है, तो क्या ऐसी तैयारी हरियाणा में भी? देखिए, हमारे 4 जिले हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ केसेस एक्स्ट्रा है और जिलों के अंदर तो अभी रिकवरी हुई है, जो पेशेंट्स आए हैं वो ठीक भी हुए हैं। मगर फरीदाबाद क्योंकि 17 लाख से ज्यादा की आबादी का है, पलवल हो गया, नू हो गया और गुड़गांव ऐसे हैं जहां पर नंबर ऑफ केसेस बहुत है। इन तमाम जिलों को मॉनिटर रेगुलरली किया जा रहा है। सरकार द्वारा टेस्टिंग लैब्स के नंबर्स भी बढ़ाए गए हैं। आज हिसार के अंदर हमारा इक्वाइन रिसर्च सेंटर था, उसकी लैब को हम अब कोविड लैब डेडिकेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ सरकारी एक और लैब बनाई है। 6 प्राइवेट लैब्स को भी ICMR का अप्रूवल आया है और साथ में 30,000 के आसपास हम रैपिड टेस्टिंग किट्स भी परचेज कर रहे हैं कि जिस कम्युनिटी के अंदर ट्रांसमिशन दिखता है वहाँ तमाम लोगों को हम मॉनिटर कर पाए और उनकी रैपिड टेस्टिंग के साथ साथ सेकेंडरी टेस्टिंग भी हम टाइम टू टाइम करवाएं। लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? 14 अप्रैल के आगे लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? लॉकडाउन अगर व्यवस्था अगर नंबर कम नहीं होते और अगर जिस तरह का इंक्लाइन चल रहा है अगर वो डिक्लाइन की ओर नहीं जाता, मेरा तो ये मानना है कि सरकार को इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर कम्युनिटी स्प्रेडिंग हमारे देश में शुरू होगी तो कोई मजाक नहीं है। अमेरिका की आबादी के आगे तो हम 130 करोड़ का देश है और अगर 130 करोड़ लोगों के अंदर ये वायरस फैलता है तो फिर आप सोचिए कि उसका इफेक्ट क्या आएगा। आज मेडिकल व्यवस्था जो आपकी है, आपके पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ दिन रात लगे हुए हैं कि देश को सुरक्षित रखा जाए। आज उनकी व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं हम खतरे में डालने का काम करेंगे। सर, कल से लेकर आज तक 32 लोगों की मौत हुई है और 4194 अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 5194 संक्रमित हैं, 149 मौतें हो चुकी हैं। तो आपको लगता है अभी जैसी स्थिति है लॉकडाउन बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प है? क्योंकि अभी खबर आई थी कि जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई उसमें भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है आज बहुत जल्दी है कहना कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए। जो ये अगला एक सप्ताह है 14 तारीख तक का, ये बड़ा क्रिटिकल है और अगले 6 दिनों के अंदर अगर हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो फिर केंद्र सरकार भी जिस तरीके से 21 दिन का लॉकडाउन का निर्णय लिया था, प्रधानमंत्री स्वयं इसको बढ़ाने का काम करेंगे। मगर अगर हम इसको डिक्लाइन की ओर ले आए और अगर हमारी टेस्टिंग इम्प्रूव, नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो बढ़ जाते हैं, पर मिलियन केसेस कम हो जाते हैं, तो फिर एकदम रिलीज नहीं करना चाहिए लॉकडाउन को। उसको भी बिट्स एंड पीसेस के अंदर, जो एसेंशियल के अंदर, जो सेकंड स्केल हमारे काम हैं, जो एसेंशियल हाउस होल्ड की चीजें हैं, जो एसेंशियल हमारे और देश के काम है, उसको धीरे धीरे हमें करना चाहिए। क्योंकि आज भी बहुत से लोग दूसरे प्रदेशों से आना चाहते हैं,
अगर हमने इंटर स्टेट बॉर्डर्स खोल दिए तो कहीं ना कहीं फिर संक्रमित लोग जो हैं वो एक दूसरे प्रदेशों में जाकर लोगों को कहीं ना कहीं इसका वायरस को फैलाएंगे। तो आज कहीं ना कहीं इंटरस्टेट बॉर्डर्स को तो हमें टाइट रखना चाहिए, मगर प्रदेश के अंदर जो छोटे मोटे कार्य हैं जिसके अंदर लेबर इंटेंसिव नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटर हो सकती है, उसको धीरे धीरे सरकारों को अपने प्रदेश लेवल पर निर्णय लेने पड़ेंगे कि खोलना है नहीं खोलना। एक आखिरी सवाल आपसे, प्रदेश लेवल स्टेट लेवल पर जो डिसीजंस की आपने बात करी यूपी में लिया गया है, आप जानते हैं 7 बजे बताया जाएगा कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, लेकिन 15 जिलों में 100 से ज्यादा हॉटस्पॉट्स हैं। आपने बताया हरियाणा में 4 ऐसे जिले हैं, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, तो क्या उन 4 जिलों में कुछ और सख्ती, कुछ ज्यादा एहतियात बरतने की तैयारी? बिल्कुल, जहां जहां हमारे पास नंबर ऑफ केसेस मल्टीप्लाई हुए हैं वहां पर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये आदेश है कि अपनी ओर से पूरी सख्ती करी जाए, लॉकडाउन का पालन ना करने वाले लोगों के विरुद्ध में कड़े एक्शन लिए जाए, क्योंकि अगर कम्युनिटी स्प्रेडिंग शुरू होती है तो हमारी जनसंख्या के हिसाब से हम अपने ही नागरिकों की जान को खतरे में डालने का काम करेंगे, जो मुझे लगता है कि सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है कि एक एक नागरिक को सुरक्षित रखने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत चौटाला, डिप्टी सीएम, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत चौटाला जी समय निकालने के लिए। जिस तरह यूपी में हुआ है, क्योंकि बार बार जी न्यूज आपको शुरुआत से कह रहा था कि जो आपने कुछ चैनल्स पर खबरें देखी होंगी कई जगह जगह कि 15 जिले पूरे सील, नहीं ऐसा नहीं है। 15 जिले जैसे नोएडा है, कुछ और जिले हैं, पूरे के पूरे जिले सील नहीं है। उन जिलों में जो कोरोना प्रभावित इलाके हैं, जैसे कोरोना प्रभावित इलाके मतलब उनको हॉटस्पॉट कहा जाता है, उन इलाकों को सील किया जाएगा। पूरा का पूरा नोएडा नहीं सील हो जाएगा, उन इलाकों में, उस जिले के वो जो हॉटस्पॉट हैं, जो कोरोना प्रभावित जो इलाके हैं, उनको सील किया जाएगा। गौरव भाटिया, डिबेट को आगे बढ़ाते हुए गौरव भाटिया आप बोलिए, फिर एक एक करके मैं सबके पास। गौरव भाटिया। धन्यवाद अमन जी। अमन जी देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि इसको हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। होली नहीं मनाई हिंदुओं ने, नवरात्र घर से बैठे बने, और रामनवमी में बहुत बड़ा पर्व होता है, अयोध्या में लोग इकट्ठे होते हैं, वो भी नहीं बना। इसलिए नहीं बना क्योंकि हम जानते हैं देश से बढ़ के कुछ नहीं। और जब तबलीगी जमात जैसे गवार जो कि देश को हानि पहुंचा रहे हैं, उनकी वकालत कौन कर रहा है? ये एक गधा गाड़ी है तबलीगी जमात, जिसको हम ठीक कर देंगे, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम कुछ गधे कर रहे हैं। इन गधों को समझाना बहुत जरूरी है। और इन शब्दों का प्रयोग मैं एक वजह से करता हूं, जो थूकता है ना कि और संक्रमण फैले, तो हमें आता है कि थूके हुए को वापस चटवा दे। जो डॉक्टरों पे हाथ उठाता है, तो हमें आता है कि उस हाथ में हथकड़ी लगे। और 307 धारा अटेम्प्ट टू मर्डर और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अब इन्वोक किया जा रहा है। आगे भी सख्त कार्रवाई होगी, ये सब जान लें। ठीक है, तहसीन जल्दी से 30 सेकंड तहसीन, मुझे वाइंड अप करना जल्दी से। आलिया सिद्दीकी भी मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है जुड़ चुकी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ है आलिया सिद्दीकी, उनके पास मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। तहसीन जल्दी से। तहसीन। शुक्रिया हाँ बोलिए। शुक्रिया गौरव ने गधे शब्द का प्रयोग किया। अब अजीत डोवल साहब के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, इसका स्पष्ट जवाब दीजिए कि जो मौलाना अजीत डोवल को मिलते हैं वो कैसे डिसअपियर हो जाते हैं, जहां पर ट्रेन, बसें, गाड़ी, ट्रक कुछ नहीं चल रहा, वो कैसे भाग सकते हैं। इसलिए मेरा आरोप है वो एनएसए का सेटिंग है, एनएसए का हाथ है इसमें एनएसए का हाथ मिला हुआ है। वो व्यक्ति है जो अपनी जान को खतरे में इतना रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं। शहजाद जल्दी से मिलने गए, एनएसए का हाथ मिला हुआ है, इसका जवाब अगर एनएसए की वजह से वो लोग हटने को तैयार नहीं हो रहे थे, फिर एनएसए को इंटरफेयर करना पड़ रहा था। ये है खबर। आप पता नहीं कहां से स्टोरी लेकर आते हैं, इतनी फेक न्यूज नहीं। तहसीन। शहजाद जल्दी से। शहजाद ऐसा है कि तबलीग रहमानी और मौलाना तहसीनुद्दीन की बात सुनकर मुझे पता चल रहा है कि पहले ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे, अब पेशाब और शौच का भी सबूत मांग रहे कि इन जमातियों ने किए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि धर्म के आड़ में ये जमातियों के अधर्म को मत छुपाओ, इस तरीके से देश की सेहत को हाईजैक मत करो धर्म के लिए और धर्म की राजनीति के लिए। आलिया सिद्दीकी, आपको भी लगता है इनकी वजह से लड़ाई मुश्किल हुई? कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को एज थी, हम लोग कोरोना को हरा रहे थे, लेकिन 35% केसेस आज जमातियों की वजह से, तबलीगी जमात के। आलिया सिद्दीकी। हेलो
मेरी आवाज पहुंच रही है आलिया आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। मेरा सवाल आपसे वही है कि आपको लगता है कि जमातियों की वजह से हम लड़ाई कमजोर हुई या तबलीगी जमात की वजह से देश को खतरे में डाला गया? आलिया? जी, मैं जरूर बोलना चाहूंगी ये बात, क्योंकि बहुत पहले जब मैं बॉम्बे भी आई थी शुरुआत में 2003 में, तो कुछ ऐसे ही मौलाना मुफ्ती लोग से मेरा भी सामना हुआ था और उन्होंने मुझे मिसगाइड किया था। उस वक्त मिसगाइड किया था जबकि मैं बॉम्बे स्टार्टिंग में एकदम किसी को जानती नहीं थी और ज्यादा लोगों से सामना भी नहीं हुआ था। मैं भी स्ट्रगल के लिए आई थी। तो इसी तरीके से कुछ दोस्त थे, मुस्लिम दोस्त लोग थे, जो उन्होंने ही मुझे इस तरीके से मौलाना लोग से मिलाया और मुझे हमेशा बोलते थे कि आप आओ, हमारी जमात में आओ, अल्लाह से डरो, खौफ से डरो, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। और मैं तो ब्राह्मण खानदान की हूँ और जनेऊ जिस घर में पहनाया जाता है और पक्की ब्राह्मण लड़की हूँ। अचानक एक जगह जाने के बाद इस तरीके से आपका ब्रेन वॉश करते हैं और ये जाहिल लोग की वजह से मैंने बहुत सफर किया बॉम्बे में और कई साल तक इन लोग ने मुझे मेंटली बोलना चाहिए हैरेसमेंट किया है। कोरोना को लेकर इनका बिहेवियर आपको क्या लग रहा है? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? 30 सेकंड। कोरोना को लेकर मैम, कोरोना को लेकर नहीं, ये देख के ही मैंने इसलिए बोलना चाहा कि पुराने जब मेरे साथ ये सारी चीजें हुई थी, इसलिए मुझे लगा कि ये 100% लोग इस मेंटेलिटी के हैं, ये कर सकते हैं। क्योंकि एक लड़की जब बॉम्बे आती है उसको एक अच्छा सा सही गाइड देने की जगह मिस गाइड करते हैं ये लोग, उसका ब्रेन वॉश करते हैं और गलत चीजों की एडवाइस देते हैं। अब चीजें सामने आ रही है, मुझे लगा अब चीजें दिख रही है, सामने आ रही हैं, पता लग रही है कौन क्या कर रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कौन कहां खड़ा है, कौन बचाने वाली भी एक बहुत बड़ी ब्रिगेड है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय का थोड़ा सा जवाब था, समय टीआर कक्कड़ साहब माफ कीजिएगा, आपके पास एक ही बार आ पाया, दोबारा आपके पास आ नहीं पाया। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोक के देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं।